हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसल नॉर्म्स के बारे में। अगर आप बैंकिंग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये टर्म ज़रूर सुनाई दिया होगा, बेसल नॉर्म्स। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 एंड बेसल 4, एक एक करके हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओरिजिन क्या है। देखिए, कोई भी आप टॉपिक पढ़िए, उसके ओरिजिन पर काम करना होगा आपको। जब उसकी स्टार्टिंग से स्टोरी अगर आपको पता होगी तो फिर वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा है बेसल नॉर्म्स। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लेते हैं ये जो बेसल नॉर्म है, ये जो वर्ड है, ठीक है, ये जो टर्म है वो कहाँ से कैसे आया है। देखिए, ये जो बेसल है, बेसल क्या है? एक सिटी है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेसल एक सिटी है, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। और ये नॉर्म्स है, नॉर्म्स का मतलब क्या है यहाँ पर? रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक, तो ये क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में बनाए गए हैं। मतलब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया गया था स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में एक जगह है बेसल, वहाँ पर। ठीक है, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड है? जैसा कि अभी हमने स्टार्टिंग में बैंकिंग से रिलेटेड बात की, आपसे बताया कि आपने बैंकिंग में कभी सुना होगा, तो इसका ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो मेनली बैंकों के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, करीब आज से 110 साल पहले, यानी कि 1914। ठीक है, 1914 से लेकर के 1918 तक। आई नो आप समझ गए होंगे हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बारे में। ठीक है, अब अगर कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है तो इसका मतलब जो भी कंट्रीज वॉर के सिचुएशन में फंस गई हैं, मेनली देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो कंट्रीज सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी वो थी आपकी जर्मनी और यूएसए। ठीक है, तो इसी को रेफरेंस लेकर के हम लोग आगे समझेंगे। जर्मनी और यूएसए के बीच में ये वॉर हुई थी, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा जब भी कंट्रीज़ के बीच में ऐसा वॉर होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, तो फिर वहाँ का जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ होती है, वहाँ की जो बेसिक नीड्स होती हैं, बेसिक जो फैसिलिटीज़ होती हैं, आप उनको इनकर नहीं कर सकते। क्यों? आप खुद सोचो, आपके घर के आसपास बॉम्ब गिर रहे हैं, रॉकेट गिर रहे हैं, ठीक है, और इधर उधर आपके जान को खतरा हो रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप अपनी जान बचाने के बारे में सोचोगे या फिर आप ये सोचोगे कि मैं किसी तरह प्रोडक्शन करूं, अपने सर्वाइवल को पॉसिबल करूं, खाने पीने का इंतज़ाम करूं, आप ये करोगे। बस उस टाइम पर यही ध्यान आता है कि किसी तरह हमारी जान बच जाए। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के सिचुएशन के बाद जर्मनी और यूएसए दोनों का ही हाल बुरा था। ठीक है, अब यूएस का रेफरेंस हम लोग देखते हैं। तो यूएस में क्या सीन हुआ कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो वॉर को जीतने के लिए जितने भी रिसोर्सेज थे, ठीक है, वो अपनी कंट्रीज के लोगों से ले गई। मतलब यूएस के जो सिटीजन्स थे उन सभी ने अपने रिसोर्सेज गवर्नमेंट को दे दिए कि आप इन रिसोर्सेज का यूज़ करके हमारा जो ये यूएस है, यानी कि ये कंट्री है, आप इसको बचा लो। ठीक, अब जब सारे के सारे रिसोर्सेज वॉर में लग गए हैं तो फिर अब यूएस के नॉर्मल सिटीजन्स के लिए अब खाने पीने के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक, अब यहाँ पर गवर्नमेंट हो गई परेशान। गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हमारे लोगों के पास प्रोडक्शन करने के लिए ही चीज़ें नहीं हैं तो फिर सर्वाइवल पॉसिबल होगा कैसे। तो इस टाइम पर, ठीक है, इस टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अपने सभी मतलब कंट्री के सभी बैंक्स को बोल दिया कि जितने भी फार्मर्स, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फार्मर्स आपके पास आ रहे हैं आपसे लोन लेने, आप उनको विदाउट एनी सिक्योरिटी लोन प्रोवाइड करिए। ठीक है, और बिना किसी इंटरेस्ट के आप उनको लोन प्रोवाइड करिए। क्या चीज़? दो चीज़ें हमने बोला, बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी प्लस इंटरेस्ट फ्री लोन। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन प्लस बिना किसी सिक्योरिटी के। अब जब लोगों को पता चला कि गवर्नमेंट के बोलने पर सारे बैंक्स जो यूएस के हैं वो सिक्योरिटी फ्री लोन दे रहे हैं और प्लस बिना किसी इंटरेस्ट के लोन दे रहे हैं, तो जितने भी फार्मर्स थे वो सभी ने क्या किया? लोन लेना शुरू कर दिया। अब फार्मर्स ने क्या लिया? लोन लेकर के उन लोगों ने क्या किया? प्रोडक्शन
अब क्योंकि फार्मर्स को दिख रहा था कि ये जो लोन हम लोग ले रहे हैं इसके अगेंस्ट में हमको कुछ पे नहीं करना है, तो फिर फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाया। अब फार्मर्स प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। अब एक टाइम था कि यूएस में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, और फिर एक टाइम था कि यूएस में क्या सिचुएशन आ गई, ओवर प्रोडक्शन। अब क्योंकि ये ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ गई है, तो मतलब जितने भी फार्मर्स थे उनका जो ये प्रोड्यूस्ड आइटम्स है या फिर जो भी उनके क्रॉप्स है ये सेल नहीं हो पा रहा होगा। तो जब सेल नहीं हो पा रहा है तो फार्मर्स रीपे कैसे करेंगे फिर सारे बैंक्स को। अब जब बैंक्स ने लोन प्रोवाइड किया, इंटरेस्ट फ्री प्लस कोलैटरल सिक्योरिटी के बिना लोन प्रोवाइड किया, तो अब बैंक ये एक्सपेक्ट करेगी ना एटलीस्ट हमें प्रिंसिपल अमाउंट या फिर जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे वो उसके साथ मिले। लेकिन ओवर प्रोडक्शन की वजह से फार्मर्स का जो भी गुड्स था, जो भी क्रॉप्स था, वो सेल हुआ नहीं। अब जब कुछ सेल हुआ नहीं तो फार्मर्स कुछ पे कर नहीं पा रहे हैं, तो जितने भी बैंक्स लोन दिए थे फार्मर्स को या फिर वहाँ के जितने भी प्रोड्यूसर्स को लोन दिया गया था वो सारे के सारे बैंक्स हो गए बैंकक्रप्ट। यूएस उस टाइम पर भी बहुत बड़ी कंट्री थी, ठीक है, और आज भी है, ठीक है। तो यूएस जैसी कंट्री के अगर बैंक्स ही फेल्योर हो जाएंगे तो बाकी की कंट्रीज का क्या होगा, ठीक। तो जब यूएस के सारे बैंक्स फेल हो गए तो फिर उस समय क्या हुआ, एक ये जो एरा था, इस एरा का पीरियड था 1929 से लेकर 1930, क्योंकि ये चीज़ यूएस में हुआ था और यूएस इतनी बड़ी कंट्री थी, वहाँ के बैंक्स फेल हो गए, इसलिए इस पीरियड को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोबल डिप्रेशन, ठीक है। ग्लोबल डिप्रेशन या फिर आप कह सकते हो ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, आप किसी भी नाम से जान सकते हो। 1929 से लेकर के 1930 का जो पीरियड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिप्रेशन या फिर ग्रेट डिप्रेशन। जैसे जैसे हम चीज़ें समझाते जा रहे हैं ध्यान से समझते जाइए, नहीं तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब जब फार्मर्स लोन रीपे नहीं कर पा रहे थे, अगर बैंक के पास एडिक्वेट कैपिटल पहले से होता तो फिर बैंक्स फेल नहीं होती, ठीक है। तो ये जो कैपिटल एडिक्वेसी है इसी से रिलेटेड इन सारी चीज़ों को, इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक बॉडी को बनाया गया, ठीक है। उस बॉडी का नाम था BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। और ये कब बना था, 17 मई 1930। ये आपको डेट याद रखना है, ठीक है। ये हमारे बेसल नॉर्म्स के लिए, मतलब बेसल नॉर्म के टॉपिक के लिए ये हमारा ये जो डेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट को बनाया कब गया था, मतलब ये फॉर्म कब हुई थी, ये वाली बॉडी 17 मई 1930। और ये क्यों फॉर्म हुई थी, ये जो आपका इतना बड़ा रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्लोबल डिप्रेशन और ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इस बॉडी को बनाना पड़ा था, ठीक है। तो देखिए एक छोटा सा चार्ट हमने बनाया, ठीक है, आपको अच्छे से समझाने के लिए। बेसल नॉर्म्स, BCBS, BIS एंड ग्लोबल डिप्रेशन, हम अच्छे से आपको सब कुछ समझाते जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी चीज़ें हम यहाँ साइड में लिख रहे हैं आप भी मेरे साथ साथ नोट करते जाएंगे, ठीक है। बेसल नॉर्म्स मेनली लाया गया था, इसमें क्या है सीन है, यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी, कैपिटल एडिक्वेसी की बात करी गई है, हम हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट बैंक्स फेल न हो। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे मे बी कि कुछ चीज़ें इंग्लिश में, कुछ चीज़ें हिंदी में। देखिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कुछ अलग ही लेवल से काम करता है, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके लिए इर्रेगुलर इन नेचर है, ठीक है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा देर तक रिटेन करेगी, ठीक है।
जब आप इंग्लिश लिखते हो तब आप इंग्लिश ही लिखते रहते हो, जब आप हिंदी लिखते हो तो आप हिंदी में ही लिखते रहते हो, इसलिए हमने दोनों मिक्स करके लिखा है सो दैट ये चीज़ आपके माइंड में थोड़ा रिटेन रहे, ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स के लिए हमने क्या बोला, एडिक्वेट कैपिटल, मतलब हर बैंक के पास अपना एडिक्वेट कैपिटल होना चाहिए, सो दैट ऐसे सिचुएशंस जिनके बारे में पहले मतलब प्री डिटरमाइंड सिचुएशंस नहीं हैं, ठीक है, वैसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसको भी टैकल कर सके वो बैंक, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी की बात करी गई है सो दैट बैंक्स फेलियर ना हो, ठीक है। फिर इसके बाद है क्या, BCBS। ये जो बेसल नॉर्म्स हैं इनको कौन इशू करता है, BCBS, यानी कि यहां लिख लेते हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, ये है इसका फुल फॉर्म, आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, इसके बारे में हम थोड़ा यहां लिख देते हैं, इट प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलर कोऑपरेशन ऑन बैंकिंग सुपरवाइजरी मैटर्स, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या किया जाता है, रेगुलर कोऑपरेशन के बारे में बात की जाती है, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग फिर क्या बनाते हैं, बेसल नॉर्म्स बनाते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं। अब ये जो BCBS है ये किसके अंडर में काम करता है, अभी हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक। और ये कब आया था, 17 मई 1930, ठीक है। और इसके बारे में एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये नॉर्मली जो हमने आपको बताया था ना, ग्रेट डिप्रेशन के बाद BIS को लाया गया था 1930 में, तो 10 कंट्रीज यानी कि 10 कंट्रीज ने मिल करके इसका फॉर्मेशन किया था, ठीक है। यहां पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, फॉर्म्ड बाय इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट, 10 कंट्रीज, ठीक। 10 कंट्रीज ने मिल करके एक एग्रीमेंट किया था और उस एग्रीमेंट का जो रिजल्ट था वो क्या था, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि कब आया, 17 मई 1930, ठीक है। अब ये BIS को क्यों फॉर्म किया गया था, ग्लोबल डिप्रेशन या फिर आप कह सकते हो ग्रेट डिप्रेशन, इसका क्या पीरियड था, पीरियड ऑफ टाइम क्या था, 1929 टू 1930। और ये जो आपका ग्लोबल डिप्रेशन है ये किस लिए हुआ था, किस वजह से हुआ था, इसका सिर्फ एक ही वजह है जो हमने आपको बताया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ठीक है। हमने अभी आपको बताया ना कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वाला सिचुएशन हो गया था, फिर बैंक फेलियर वाला सिचुएशन हो गया था, ठीक है। उसी की वजह से हम लोगों को ये चीज़ें देखनी पड़ी। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी है, हम एक बार पढ़ देते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। देखिए बेसल नॉर्म्स का जो मेन पर्पस है, क्या मेन पर्पस है वो क्या है, इज टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव एनफ कैपिटल, ठीक है। हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास इतना कैपिटल एनफ होना चाहिए सो दैट दे कैन मीट द ऑब्लिगेशंस एंड एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। अभी जैसे हमारी कंट्री में एक सिचुएशन आ गई थी कोविड-19 की, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बैंक्स को पहले से ही रेडी रहना होगा, ठीक है। तो वही बोला गया अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, ऐसे लॉसेस जिनके बारे में आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। फिर से पढ़ देते हैं, द पर्पस ऑफ बेसल नॉर्म्स इज टू एंश्योर दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब यानी कि ऑल द बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैव
enough capital on account to meet the obligations and absorb unexpected losses. ठीक है, so that they can absorb all the unexpected losses. ठीक है, फिर यहां पर हमने एक चीज लिखा है CAR. CAR का मतलब यहां पर क्या है? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो. ठीक है, तो CAR का एक फॉर्मूला है. क्या है फॉर्मूला? देखिए, CAR कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब आपको कितना कैपिटल मैनेज करके रखना है, हर एक बैंक को कितना कैपिटल उसके पास एडिक्वेट होना चाहिए. ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सारी की सारी बैंक इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे. ठीक है, प्रैक्टिकली करके देखेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे कि कितना एडिक्वेट कैपिटल उनके पास होना चाहिए. ठीक है, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल अपॉन RWA. RWA क्या होता है? रिस्क वेटेड एसेट्स. मान लीजिए आपके पास कोई भी एसेट है और उससे एसोसिएटेड कोई रिस्क है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इक्वल्स टू टायर 1 कैपिटल प्लस टायर 2 कैपिटल अपॉन RWA यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है. पॉसिबल है कि एक छोटा सा सम आ जाए जहां पर आपका टायर 1 कैपिटल आपको दिया हो, टायर 2 कैपिटल दिया हो और RWA दिया हो, और आपको बोल दिया जाए कि आप CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को फाइंड आउट करो. ठीक है, ऐसा हो सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दे दिया हो और RWA आपको फाइंड आउट करना हो और बाकी चीजें दी हो, तो भी आप आराम से कर सकते हो. ठीक है, RWA को इधर भेज दो और CAR इधर आ जाएगा. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इजी मैथ्स. ठीक है, अब ये है. अब देखिए RWA अगर आपको फाइंड आउट करना है, बहुत इजी सा है. ठीक है, तो RWA यानी कि रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, तो जो भी एसेट है, ठीक है, उसका वैल्यू, ठीक है, उसकी करंट वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू प्लस उससे एसोसिएटेड कितना रिस्क है. अपने को आइडिया हो जाता है कि हमारे एसेट से कितना एसोसिएटेड रिस्क है. ठीक है, तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रिस्क वेटेड एसेट्स. ठीक है, तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए. क्या क्या? CAR का फॉर्मूला यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, प्लस RWA का मतलब क्या है, आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे. इन केस अगर RWA आपके पास नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी एसेट की वैल्यू है उसमें इनटू कर दोगे क्या, जो भी उसके रिस्क एसोसिएटेड रिस्क है. ठीक है, एसोसिएटेड रिस्क जो भी है आप उसको क्या कर दोगे? वैल्यू ऑफ एसेट से मल्टीप्लाई कर दोगे. ठीक है, और बाकी हमने ये बता दिया कि बेसल नॉर्म का मेन पर्पस जो होता है वो क्या होता है? इन ऑर्डर टू मीट द ऑब्लिगेशंस एंड एब्जॉर्ब द अनएक्सपेक्टेड लॉसेस. ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3. ठीक है, एक चार्ट में. ठीक, चलिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस बोर्ड को हमने डिवाइड कर दिया 4 कैटेगरी में. ठीक है, पहला आपका बेसिस. ठीक है, दूसरे आपका बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3. बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 का हम लोग कंपैरिजन करेंगे. ठीक है, उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स. ठीक है, इंट्रोडक्शन, इंप्लीमेंटेशन, फुल इंप्लीमेंटेशन, रिकमेंडेड मिनिमम CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की कितना रिकमेंड किया गया है. अब ये सब चीज़ें बताने से पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि बेसल नॉर्म्स, ये जो भी नॉर्म्स बनाए जा रहे हैं, बेसल नॉर्म 1, बेसल नॉर्म 2, बेसल नॉर्म 3, ये और इवन बेसल नॉर्म 4 भी, तो ये सभी चीज़ें बाकी कंट्रीज़ के लिए ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है. ठीक है, लेकिन क्योंकि ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छा है इसलिए इंडिया ने यहाँ के मतलब इंडियन बैंक्स के लिए इसको क्या कर दिया गया है? मैंडेटरी. ठीक है, इंडिया में बेसल नॉर्म्स के रेगुलेशंस को फॉलो करना मैंडेटरी है. आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, इंडिया के लिए मैंडेटरी है और जो रिमेनिंग कंट्रीज हैं उनके लिए ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है. मतलब आपका मन है तो फॉलो करो, नहीं मन है तो मत फॉलो करो. इट्स टोटली अप टू यू. बट अगर आप इंडियन बैंक हो तो फिर आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले हम लोग बेसल 1 के बारे में अच्छे से देख लेते हैं. तो बेसल 1 का इंट्रोडक्शन हुआ था 1988 में. ठीक है, बेसल 1 1988 में तो आ गया था, लेकिन इंडिया में इंप्लीमेंट कब हुआ? 19
92 में, ठीक। अब जब 1992 में आया तो धीरे धीरे इसके प्रोविजंस को देखा गया, समझा गया, और सब चीज़ों को समझते समझते बेसल 1 को अच्छे से पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करते करते कितना टाइम लग गया, 7 साल, यानी कि 1999 में फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हो गया किसका, बेसल 1 का, ठीक है। और बेसल 1 ने कितना मिनिमम CAR रिकमेंड किया था, रिकमेंडेड मिनिमम CAR एटलीस्ट, मतलब एक मिनिमम परसेंटेज आपको बता दिया जाएगा कि आपको इतना CAR मेंटेन करना चाहिए, और उसके ऊपर आपकी मर्जी है, अगर आप ऊपर जाओ तो ठीक, नीचे आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो रिकमेंडेड मिनिमम CAR कितना था, 8%, ठीक है। तो अभी आपको क्या देखना, तो अभी आपको क्या ध्यान रखना है, बेसल 1 इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में, इंडिया में आया 1992 में, इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन फुल्ली इंप्लीमेंटेशन इंडिया में कब हुआ, 1999 में। और रिकमेंडेड मिनिमम जो CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था वो कितना था, 8%, ठीक है। अब बेसल 2, बेसल 2 का इंट्रोडक्शन हुआ था 2004 में, ठीक है। बेसल 2 का इंप्लीमेंटेशन इंडिया में कब हुआ था, 2009 में, और बेसल 2 का जो फुल इंप्लीमेंटेशन था वो हुआ था अराउंड 31 मार्च 2015, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या बेसल 2 इंट्रोड्यूस हुआ था 2004 में, इंडिया में फुल इंप्लीमेंटेशन कब हुआ, 2015 में, ठीक है, फुल्ली इंप्लीमेंटेड फॉर ऑल द बैंक्स, ठीक है। और इसका जो मिनिमम CAR है वो भी आपका 8% ही है, लेकिन यहां पर जो CAR है यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इसको समझाने के लिए 3 पिलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। कितना, 3 पिलर्स, ठीक। अब 3 पिलर्स हमने जो वो यहां पर बोला है आपको, ये 3 पिलर्स का क्या सीन है, तो यहां पर 3 पिलर्स यानी कि 3 आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स को आपको फॉलो करना है, और आपको ये जो 8% है उसी में एलोकेट करना है, ठीक है। क्या क्या है वो पॉइंट, पहला तो आपका यही है कि आपको CAR 8% मेंटेन करना है, ठीक है, लेकिन हम लोग कितना मेंटेन कर रहे हैं, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं 9%, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम लोग मेंटेन करेंगे, भले ही पूरी दुनिया 8% मेंटेन करे, लेकिन हम लोग कितना मेंटेन करेंगे, हम लोग 9% मेंटेन करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सुपरवाइजरी रिव्यू, सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। इसमें मेनली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग रिस्क को कैसे मेंटेन करेंगे, हाउ टू मेंटेन द रिस्क, जो भी रिस्क अकर होने वाला होगा उसको हम लोग कैसे प्रॉपरली मैनेज करेंगे, ठीक है। हाउ टू मैनेज द रिस्क, सॉरी मेंटेन बोल दिया हमने, हाउ टू मैनेज द रिस्क, ठीक है। एंड थर्ड है आपका मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थर्ड आपका मार्केट डिसिप्लिन, जैसा कि यहां बोला गया है CAR आपको 8% मेंटेन करना है, और याद करिए CAR का फॉर्मूला में हमने आपको 2 चीजें बताई थी, क्या, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल, ठीक है। तो सेकेंड बेसल के हिसाब से आपका जो 8% है, ठीक है, उसमें टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल, तो मिनिमम आपको 4% देना है टायर 1 कैपिटल को, और जो रिमेनिंग रहेगा वो क्या कहां पर दोगे, टायर 2 कैपिटल। मान लीजिए इंडिया मेंटेन कर रहा है 9%, ठीक है, तो इंडिया को टायर 1 कैपिटल पे कितना देना पड़ेगा, 4%, और जो रिमेनिंग है यानी कि 5% वो जाएगा T2 पे। मिनिमम 4% आपको CAR मेंटेन करना है टायर 1 कैपिटल के लिए, ये मिनिमम है। आप मैक्सिमम चाहे जितना भी करो, लेकिन 4% से कम आप टायर 1 कैपिटल में नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बेसल 3 2009 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, 2010 में इसकी फाइनल गाइडलाइंस आई थी, रुकिए देख लेते हैं अच्छे से। 2010 में फाइनल गाइडलाइंस आई थी इसकी, फाइनल गाइडलाइंस, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए थे, अमेंडमेंट्स लाए गए थे कब, 2011 में। जो भी पॉइंट हम लिख रहे हैं आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। 2011 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कब हुआ इंडिया में, 31 मार्च
2019 में, ठीक है। 2019 में यानी कि 31 मार्च 2019 में फुलर इंप्लीमेंटेशन किसका हुआ? बेसल 3 का। अब जैसे आपके बेसल 2 में 3 पिलर्स वाला सीन था, इसमें भी 3 पिलर्स वाला सीन है, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, अगर हम लोग किसी भी चीज में आगे एक स्टेप अप कर रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले से चीजें थी उसको हम थोड़ा सा उसका एरिया या तो ब्रॉड कर देते हैं या तो उसमें एक अपडेट लाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसमें भी कुछ हुआ, ठीक है। यहां पर पहला तो आपका पॉइंट आ जाएगा क्या? पहला आपको मिनिमम CAR कितना मेंटेन करना है? 13%। कितना? 13%। याद रखिएगा, बेसल 3 में आपको मिनिमम CAR मेंटेन करना है 13%। सेकेंड, बहुत ही ज्यादा इजी है। बेसल 2 में सेकंड पॉइंट क्या था? सुपरवाइजरी रिव्यू। इसमें कुछ नहीं किया गया, इसमें बस एक टर्म जोड़ दिया गया, क्या? एनहांस्ड सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। ये आपको आपको याद करने के लिए हमने ऐसे बता दिया है, बहुत इजी हो जाएगा। क्या पहला पॉइंट था? मिनिमम CAR 13% मेंटेन करना है। दूसरा पॉइंट क्या है? एनहांस्ड SR यानी कि सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? यहां पर क्या पॉइंट था? मार्केट डिसिप्लिन। तो यहां पर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एनहांस्ड, ENHANCED, एनहांस्ड मार्केट डिसिप्लिन, ठीक है। बेसल 2 में क्या पॉइंट था? CAR आपका 8% मेंटेन करना था, हम लोग कितना मेंटेन कर रहे थे? 9%। सुपरवाइजरी रिव्यू, ठीक है, कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, और फिर उसके बाद मार्केट डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होनी चाहिए मार्केट में। फिर यहाँ पर बेसल 3 में क्या सीन है? मिनिमम CAR आपको मेंटेन करना है 30%, 13%, और फिर आप यहाँ पर आपका बस जो पॉइंट पहले वाला था उसी में बस एक एनहांस्ड वर्ड जोड़ देना है, ठीक है। सुपरवाइजरी रिव्यू आप जो पहले कर रहे थे, अब उससे आपको एनहांस्ड वर्जन में करना होगा, ठीक है। और मार्केट डिसिप्लिन भी जो आप पहले कर रहे थे उसको भी आपको एक स्टेप अप करना है, एक अपडेट लाना है उसमें, यानी कि एनहांस्ड मार्केट डिसिप्लिन। अब जैसे यहाँ पर बेसल 2 में हमने टियर 1 और टायर 2 कैपिटल को डिवाइड किया था, वैसे इसमें भी बोला गया है कि आपका ये जो 13% है, ठीक है, 13% है, इसको आप डिवाइड करेंगे टायर 1 कैपिटल में, टायर 2 कैपिटल में और टायर 3 कैपिटल में, ठीक है। यहां पर 3 टाइप के कैपिटल बताया गया है, टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल, टायर 3 कैपिटल। अब इसमें बोला गया है 13% में से मिनिमम 6%, कितना? 6% का CAR आपको मेंटेन करना पड़ेगा टायर 1 कैपिटल में, ठीक है। और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो अब आपके ऊपर है कि आप T2 में कितना देना चाहते हैं और T3 में कितना देना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए 13 में से 6 गया, ठीक है, तो 7 बचा, चाहे आप T2 को 3% दे दो और T3 को 4% दे दो, 4 3 7, 7 6 13, ठीक है। तो ये है इसका सीन। क्या 2009 में बेसल 3 इंट्रोड्यूस हुआ, 2010 में फाइनल गाइडलाइंस आई, इंडिया में फुलर इंप्लीमेंटेशन हुआ 31 मार्च 2019 में। इसके भी 3 पिलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें पहला पिलर था वही मिनिमम CAR यानी कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13% का। सेकेंड पॉइंट था आपका एनहांस्ड सुपरवाइजरी रिव्यू, एंड थर्ड पॉइंट था आपका एनहांस्ड मार्केट डिसिप्लिन। यहाँ पर जो आपका 13% है वो आपको डिवाइड करना है टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, टियर 3 कैपिटल में, ठीक है। टियर 1 कैपिटल में आपको मिनिमम 6% प्रोवाइड करना है और बाकी का जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो आप T2 और T3 में डिवाइड कर दोगे। इसको देख लीजिए, फिर हम लोग बेसल 4 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको नोट करिए। तो चलिए बेसल 4 के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए बेसल 4 को हम लोग किस एक और नाम से जानते हैं, वो कहते हैं इसको बेसल 3.1, ठीक है। इसको हम लोग बेसल 3.1 भी कहते हैं। इसकी जो गाइडलाइंस है, ठीक है, इसकी जो गाइडलाइंस है वो कब आई थी? वो आई थी 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 में इसकी गाइडलाइंस आई थी। और इसके लिए बोला गया है कि इसको कंप्लीट करना होगा, टू बी कंप्लीटेड इन 5 years, ठीक है। मतलब बेसल 3.1 के जो रिकमेंडेशंस है, इसको आपको अच्छे से पूरी कंट्री पे
मतलब अप्लाई कर देना होगा 5 साल के अंदर, ठीक है। आपके पास सिर्फ 5 साल का टाइम है, मतलब 23 + 5 यानी कि 2028 तक आपको इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, बेसल 3.1 को। इसमें कुछ मेजर चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए। 2 टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। पहला है CVAR एंड दूसरा है OR। CVAR का मतलब है क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क, ठीक। और OR का मतलब है ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है। ये कुछ मेजर कॉम्प्लेक्स चेंजेस लाए गए थे, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको इतना ही जानना है। क्या बेसल 4 के बारे में आपको क्या क्या जानना होगा? बेसल 4 को हम लोग बेसल 3.1 के नाम से भी जानते हैं। बेसल 4 की जो गाइडलाइंस है वो 1 जनवरी 2023 में इंट्रोड्यूस की गई थी। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना ड्यूरेशन मिला है? 5 इयर्स, ठीक है। 5 इयर्स के अंदर में ही आपको बेसल 4 को बढ़िया से अप्लाई कर लेना है अपनी कंट्री में। प्लस इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स चेंजेस किए गए थे। जैसे पहला चेंज आपका CVAR यानी कि क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट रिस्क, ठीक है, और दूसरा ऑपरेशनल रिस्क। ये दोनों टर्म आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप ये सब चीज़ें लिखेंगे। प्लस अब तक जो भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं आप वो सब भी जरूर इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब अपने नोट्स में ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हों। पहले हम लोगों ने देखा कि बेसल नॉर्म्स का क्या ओरिजिन है, कहाँ से कैसे ये टर्म इंट्रोड्यूस हुआ। प्लस हमने देखा कि बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 का क्या सीन है, और लास्ट में अभी हम लोगों ने देखा कि बेसल 4 का क्या सीन है, ठीक है। सभी बैंकों को एडिक्वेट कैपिटल प्रॉपर मेंटेन करने के लिए, एक छोटा मोटा प्रेशर बनाने के लिए आपका बेसल नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, सो दैट ये अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को सारे के सारे बैंक्स इजीली एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं या फिर आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई हैं। इन केस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिए और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।